नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे मुग़ल काल का जो सेकंड पार्ट है इसके बारे में, क्योंकि हमने जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने मुग़ल शासक बाबर के विषय में पढ़ा था, तो अब ये उसकी दूसरी क्लास है और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं मुग़ल बादशाह हुमायूं के विषय में। तो देखिए आगे, यानी अगर हम मुग़ल काल में अब आगे बात करें तो मुग़ल काल में आज हमारी जो क्लास रहेगी इसमें हम पढ़ेंगे हुमायूं के विषय में। हुमायूं के बारे में देखिए, इससे पहले मुग़ल काल में हम बाबर के विषय में पढ़ चुके थे। मुग़ल बादशाह बाबर ने किस तरीके से भारत में आकर मुग़ल साम्राज्य को स्थापित किया, किस तरीके से उसने दिल्ली, मेवाड़ इन सभी पर अधिकार किया और अपने साम्राज्य का विस्तार करके आगरा को अपनी राजधानी बनाकर अपना राज्याभिषेक कराया और मुग़ल वंश की भारत में स्थापना की। अब होता क्या है कि जैसे ही मुग़ल बादशाह बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर की मृत्यु के बाद मुग़ल वंश का जो शासक बनता है वो बनता है हुमायूं। अगर हम हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का जो जन्म है, हुमायूं का जन्म ये हुआ था 6 मार्च 1508 को। अगर हम मुग़ल बादशाह हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था। स्थान था काबुल, यानी हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ तो 1508 में काबुल में हुआ। हुमायूं की माता का नाम था माहम बेगम। हुमायूं की माता कौन थी तो ये थी माहम बेगम। और पिता आप जानते हैं कि हुमायूं का पिता कौन था, बाबर, क्योंकि बाबर के 4 पुत्र थे और उन चारों पुत्रों में सबसे बड़ा था हुमायूं। और बाबर के जो 4 पुत्र थे, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें सबसे बड़ा जो पुत्र था ये था हुमायूं। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं। हुमायूं के बाद बाबर के जो अन्य पुत्र हैं इनमें आता है हिंदाल, फिर आता है इनमें अस्करी, और आगे जो चौथा जो पुत्र था बाबर का, यानी हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान। तो ये 4 पुत्र थे हुमायूं के, जिनमें हुमायूं सबसे बड़ा था। तो बाबर के बाद इस वजह से हुमायूं शासक बना था। अब हुमायूं की अगर हम बात करते हैं तो जन्म तो इसका 1508 में काबुल में हुआ माहम बेगम के गर्भ से। हुमायूं जो शब्द है, इस हुमायूं शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है भाग्यशाली। हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो ये होता है भाग्यशाली। प्रश्न ये बनता है कि बाबर ने अपने इस पुत्र का नाम हुमायूं क्यों रखा था, क्योंकि हुमायूं शब्द का अर्थ क्या है, भाग्यशाली। तो अगर हम हुमायूं के नामकरण की बात करें तो 1508 में जब इसका जन्म हुआ, इससे पहले जो बाबर था, बाबर अफगानिस्तान में फरगना में इधर उधर भटक रहा था, यानी उसे सफलता नहीं मिल रही थी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और अपने साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही हुमायूं का जन्म होता है बाबर के यहाँ, तब से हुमायूं का जो साम्राज्य विस्तार था ये दिन पे दिन बढ़ता गया, यानी बाबर दिन दूनी और रात चौगुनी इस प्रकार से तरक्की करने लगा। तो इस वजह से बाबर ने ये कहा था कि मेरा ये जो पुत्र है ये मेरे लिए भाग्यशाली है, इस वजह से मैं इसे नाम देता हूँ हुमायूं, क्योंकि हुमायूं का मतलब क्या होता है, भाग्यशाली। वैसे हुमायूं का जो वास्तविक नाम है, हुमायूं का वास्तविक नाम ये था नासरुद्दीन महमूद। हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था तो ये था नासरुद्दीन मोहम्मद। तो इसका पूरा नाम हुआ नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो इसका वैसे वास्तविक नाम पूछ लें तो क्या था, नासरुद्दीन मोहम्मद। अब हुमायूं के बारे में अगर हम आगे पढ़ना शुरू करें तो होता क्या है कि जो बाबर था, जो कि हुमायूं का पिता था,
बाबर की जो मृत्यु है ये होती है आगरा में। बाबर की जो मृत्यु है ये कहाँ पे हुई थी, तो उसकी राजधानी आगरा में। और बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी 26 दिसंबर 1530 को। यानी जब आगरा में 26 दिसंबर 1530 को बाबर का देहांत हुआ, बाबर की मृत्यु हुई, तो हुआ क्या था कि जैसे इसकी मृत्यु हुई और बाबर ने अपना उत्तराधिकारी पहले ही नियुक्त कर दिया था हुमायूं को, तो तुरंत जो राज सिंहासन है वो ग्रहण करना था हुमायूं को बाबर की मृत्यु के बाद। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही बाबर की मृत्यु आगरा में हुई 26 दिसंबर 1530 को, और बाबर को आगरा में ही दफना दिया गया। अब जैसे इसे दफनाया गया तो जो भी राज्यसभा में मंत्री वगैरह थे बाबर के, उन सब ने हुमायूं को सलाह दी कि आप जल्दी से राज सिंहासन को ग्रहण करें, तो जो राजसीय मुकुट है उसे धारण करें। लेकिन हुमायूं ने ये कहा कि मैं अभी, जब तक मेरे पिता की जो आत्मा है इससे शांति नहीं मिल जाती या अच्छे तरीके से मैं उनका अंतिम दाह संस्कार नहीं कर लेता, जब तक मैं इस राज सिंहासन को ग्रहण नहीं करूंगा। तो 26 दिसंबर को तो मृत्यु होती है बाबर की, लेकिन 26 दिसंबर को हुमायूं ने राज सिंहासन या राजमुकुट को धारण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हुमायूं का जो पिता था बाबर एक योग्य सेनापति और एक योग्य शासक था, तो इसकी महानता को देखते हुए हुमायूं ने तुरंत उस राज सिंहासन को धारण नहीं किया। अब होता क्या है कि जब कोई शासक किसकी मृत्यु हो जाती है तो जो राज सिंहासन होता है, अगर उस पर कोई शासक नहीं बैठता है या राजमुकुट को कोई शासक धारण नहीं करता है, तो जो ईरान का या जो बगदाद का खलीफा होता है, खलीफा उस साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। अब बाबर के मंत्री समझाने लगे हुमायूं को, क्योंकि जो बगदाद का खलीफा है ये मुगल साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेगा, क्योंकि उसका कोई वारिस ही नियुक्त नहीं हुआ है, कोई राज सिंहासन को संभालने वाला नहीं है। लेकिन हुमायूं फिर भी इनके विपरीत गया और हुमायूं ने इसे धारण नहीं किया, क्योंकि हुमायूं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, योग्य व्यक्ति था, और वो समझता था कि मेरे पिता के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं। तो हुमायूं ने तब कहा था कि वो गीत क्या जिसमें कोई तान न हो, वो गीत क्या जिसमें कोई तान नहीं है, वो इंसान क्या कि जिसमें कोई स्वाभिमान नहीं है, वो मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। ऐसा कहा था हुमायूं ने, और इसी वजह से उसने आगरा में अब अपना जो राज्याभिषेक कराया, ये कराया था हुमायूं ने 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर 1530 को। यहाँ पे होता है हुमायूं का राज्याभिषेक या हुमायूं का राज तिलक। यानी अगर प्रश्न पूछ लें कि हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ, तो ये हुआ था 30 दिसंबर 1530 को। और स्थान कहाँ पे? तो स्थान था आगरा। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो तब हमारा जवाब रहेगा आगरा के अंदर हुआ था। अब जैसे इसका राज्याभिषेक हुआ, हुमायूं शासक बन गया 1530 में। वैसे अगर हम हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं एक ऐसा शासक था, ऐसा मुगल शासक था जो ज्योतिषी में अत्यधिक विश्वास रखता था, यानी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और सर्वाधिक ज्योतिषी में विश्वास रखने वाला मुगल शासक कौन सा था? तो वो हुमायूं था। इतना विश्वास रखता था ज्योतिषी में कि सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े धारण करता था, वस्त्र धारण करता था। इतना ज्योतिषी पर विश्वास रखता था हुमायूं। वैसे अगर हम हुमायूं की बात करें तो हुमायूं को, जैसे इसका पिता था बाबर, तो बाबर को मदिरा पीने का अत्यधिक लत थी, उसी प्रकार से हुमायूं को भी जो अत्यधिक लत थी यह थी अफीम की। यानी हुमायूं किसका सेवन करता था? अत्यधिक अफीम का सेवन करता था। अब हुमायूं के बारे में अगर हम आगे बात करें तो जैसे 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ और ये सर्वाधिक ज्योतिषी में विश्वास रखता था, अफीम खाने का भी शौकीन था। अब जैसे ही राजगद्दी पर हुमायूं विराजमान हुआ, वैसे अगर हम हुमायूं की बात करें तो हुमायूं शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ये तो होता है भाग्यशाली, लेकिन पूरे मुगल काल में, पूरे मुगल इतिहास में, मुगलिया सल्तनत में सबसे दुर्भाग्यशाली जो शासक साबित हुआ वो था हुमायूं। नाम का अर्थ है भाग्यशाली, लेकिन सर्वाधिक दुर्भाग्यशाली रहा था मुगल काल में हुमायूं।
अब हुमायूं ने जैसे ही 1530 में अपना राजपाट संभाला और वो शासन करने लगा, तभी हुमायूं के सामने दो बड़ी चुनौतियां उभर कर आईं। और ये जो दो बड़ी चुनौतियां थीं, ये थीं, एक था गुजरात का शासक, एक था गुजरात का शासक। और गुजरात का ये जो शासक था, इस व्यक्ति का नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह, बहादुर शाह ये इस समय गुजरात का शासक था। और दूसरी जो चुनौती थी बाबर के लिए, ये था इधर बिहार में, बिहार और बंगाल में इधर थे अफगान, और अफगानों में जो नेतृत्व कर रहा था उनका, वो था फरीद खां, ये जो शेर खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, या शेरशाह सूरी। तो जो शेर खां था या जो शेरशाह सूरी था, ये इधर बिहार में था उस समय, और ये गुजरात में था बहादुर शाह। जब हुमायूं इधर आगरा और दिल्ली में अपना शासन चला रहा था, तो हुमायूं के सामने ये दो सबसे बड़ी चुनौतियां थीं, क्योंकि लगातार इनसे हुमायूं के युद्ध वगैरह होते रहे। तो हुमायूं सर्वाधिक जो परेशान रहा वो इन दोनों शासकों से। इनके बारे में आगे बताने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि जो हुमायूं था, हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने संपूर्ण साम्राज्य को अपने चारों भाइयों में बांट दिया था। एकमात्र ऐसा मुगल शासक जिसने अपने पूरे साम्राज्य को अपने चारों भाइयों के अंदर बराबर बराबर बांट दिया था, ऐसा शासक था हुमायूं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शासक अपने भाइयों में अपने साम्राज्य को बांट सकता है, वो कितने उदारवादी दृष्टिकोण का शासक रहा होगा। अब इधर क्या किया कि जब इसने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया अपने इन चारों भाइयों में, इसने क्या किया कि अपने पास इसने एक तो आगरा को रखा, आगरा, और एक इसने अपने पास रख लिया दिल्ली। यानी आगरा और दिल्ली, इन दोनों को इसने रख लिया अपने पास, आगरा और दिल्ली, यानी यहाँ पे शासक बन गया हुमायूं। अब इसके बाद जो मुगल साम्राज्य था, इसमें इसने क्या किया कि जो संभलगढ़ था, जो कि मुगलों के अधीन था, इसने इस संभलगढ़ राज्य को इसने प्रदान कर दिया अपने भाई अस्करी को। यानी संभल का जो राज्य ये किसे दिया, ये अपने भाई अस्करी को। इसके बाद इधर अफगानिस्तान में काबुल और कंधार, ये जो दो राज्य थे, काबुल और कंधार, ये जो दोनों राज्य थे, ये दोनों राज्य इसने दे दिए थे अपने भाई कामरान को। अब इधर राजस्थान में बसता है अलवर का जो राज्य है वो इसने दे दिया था अपने भाई हिंदाल को। अलवर किस प्रदान कर दिया था इसने, तो अपने भाई हिंदाल को। इस तरीके से इसने अपने साम्राज्य का विभाजन किया। यानी हुमायूं के पास कौन से दो राज्य रहेंगे, एक आगरा और ये दिल्ली। इधर जो संबलगढ़ है ये प्रदान कर दिया अपने भाई अस्करी को, इधर अलवर दे दिया हिंदाल को, और काबुल और कंधार ये दोनों राज्य इसने दे दिए थे किसको, अपने भाई कामरान को। अब होता क्या कि जब ये आगरा और दिल्ली में हुमायूं शासन कर रहा है, इधर गुजरात में बहादुर शाह है जो अपनी सीमाओं को लगातार इसकी तरफ बढ़ा रहा है, और इधर बिहार में है शेर खां, ये भी अपने साम्राज्य को लगातार इसके साम्राज्य की ओर विस्तृत कर रहा है या बढ़ा रहा है। अब होता क्या है, इससे आगे अगर हम आगे बात करें तो पहले इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ। इसके बाद अगर हम आगे पढ़ें तो जो हुमायूं था जब ये 1530 में बैठा और ये शासन करने लगा, तो अपने शासन के प्रथम चरण में हुमायूं ने क्या किया था कि 1533 में हुमायूं ने 1533 में एक नगर बसाया था दिल्ली के निकट, और इस नगर को नाम दिया था इसने दीन पनाह नगर। हुमायूं ने अपने शासनकाल में 1533 में दिल्ली के निकट एक नगर बसाया, और इस नगर को इसने क्या नाम दिया था, तो इस नगर को इसने नाम दिया था दीन पनाह नगर। वैसे अगर हुमायूं की बात करें तो हुमायूं के जीवन में शासक बनने के बाद पहला जो सैन्य अभियान है, हुमायूं ने अपने शासनकाल में पहला जो अभियान चलाया था, ये अभियान चलाया था इसने 1531 में, और ये अभियान था कालिंजर अभियान, जो कि अफगानों के विरुद्ध था। तो ये जो कालिंजर अभियान था हुमायूं का, ये
पहला सैन्य अभियान था शासक बनने के बाद 1531 में, और हुमायूं ने 1531 के कालिंजर अभियान में इसने पराजित किया था यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव को। प्रताप रुद्रदेव को। यानी अगर प्रश्न पूछ लें कि हुमायूं का पहला सैन्य अभियान बताइए तो 1531 का कालिंजर अभियान, इसमें इसने किसे पराजित किया तो यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव को। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या होता है कि जैसे जैसे हुमायूं का जो शासनकाल है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये जो व्यक्ति हैं ये लगातार उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उसे हराने की फिराक में लगे हुए हैं। अब होता क्या है कि इसके बाद समय आता है हुमायूं के शासनकाल में 1539 का। अब जैसे ही समय आया 1539, तो इस 1539 में क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति था शेर खां, इस शेर खां ने इधर बिहार की तरफ मुगलों के जो राज्य थे या मुगलों के जो प्रांत थे, इन पर बिहार की तरफ शेर खां ने अपना अधिकार कर लिया। यानी जो बिहार से जुड़े हुए थे उन राज्यों पर जैसे ही शेर खां ने अपना अधिकार किया तो इधर हुमायूं ने उससे कहा कि हमारे राज्य आप इन पर अधिकार नहीं कर सकते। तो फिर होता क्या है कि इस विवाद को लेकर दोनों के बीच में एक स्थान पड़ता है वर्तमान बिहार में। इस स्थान का नाम है चौसा। इसी चौसा नाम के स्थान पर 1539 में दोनों के बीच एक युद्ध होता है इतिहास में, जिसे कहा गया है चौसा का युद्ध। और जो चौसा का युद्ध है ये कब हुआ था तो 1539 को हुआ था। अब ये जो चौसा नामक स्थान है इससे होकर एक नदी बहती है, एक नदी प्रवाहित होती है, और ये जो नदी है इस नदी का नाम है कर्मनासा। इस नदी का नाम क्या है कर्मनासा। वैसे ये गंगा की सहायक है। ये जो कर्मनासा नदी है किसकी सहायक है, ये गंगा की सहायक है। तो जब चौसा के मैदान में दोनों के बीच युद्ध हुआ तो इस युद्ध में शेर शाह ने या शेर खां ने पराजित कर दिया था हुमायूं को। यानी जैसे ही चौसा के युद्ध में 1539 में हुमायूं की हार हुई, हुमायूं हार गया, और हुमायूं का जो घोड़ा था और खुद हुमायूं ये दोनों घायल हो गए थे युद्ध में। अब होता क्या है कि जैसे ही हुमायूं ने देखा कि मैं युद्ध में हार चुका हूं और मैं घोड़े सहित घायल हो चुका हूं, तो जब हुमायूं युद्ध के मैदान से भागने लगा तो हुमायूं का जो घोड़ा है ये घायल होकर, यानी ये इस नदी में जो कर्मनासा नदी है इस नदी में जाकर कूद गया। अब घोड़ा तो मर चुका था। अब जैसे ही वो नदी में कूदा घोड़ा मर चुका था, लेकिन जो हुमायूं था ये जीवित था। अब हुमायूं जब नदी में डूबने लगा तो इस नदी के किनारे एक व्यक्ति था जिसे या जो नाव वगैरह चलाते हैं जिन्हें कहा जाता है भिश्ती। तो इस नदी में जो नाव चलाने वाला एक व्यक्ति था जिसे भिश्ती कहते हैं। जब भिश्ती ने ये देखा कि नदी के अंदर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो इस भिश्ती ने क्या किया, इस भिश्ती ने इस नदी में छलांग लगाकर और इस हुमायूं को बचा लिया। यानी चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं को जो जान है वो किसने बचाई थी तो एक भिश्ती ने बचाई थी। अब हुमायूं खुश हुआ और हुमायूं ने कहा था कि मैं ये जो एहसान है वो आपका कभी नहीं भूलूंगा। और बताते हैं कि बाद में आकर जब ये वापस आगरा और दिल्ली लौट कर आया था तो हुमायूं ने अपनी जान बचाने के कारण इस भिश्ती को एक दिन का शासक बना दिया था। इस भिश्ती को एक दिन का बादशाह या शासक बना दिया था और इसके नाम के सिक्के भी जारी किए थे। सिक्के भी जारी किए थे इस भिश्ती के नाम के। अब चौसा के युद्ध में 1539 में हार गया हुमायूं। इधर जो शेर खां था ये अत्यंत खुश हुआ क्योंकि इसको सफलता मिल गई और जो बिहार वाले प्रांत थे वो अब शेर खां के अधीन हो गए। अब इसके बाद क्या होता है कि जो शेर खां था अब इसे इसकी ताकत का अंदाजा हो गया हुमायूं की ताकत का, तो ये फिर लगातार हुमायूं की तरफ बढ़ने लगा और अब ये धीरे धीरे कन्नौज और बिलग्राम तक आ पहुंचा। और जैसे ही इधर शेर खां कन्नौज पहुंचा, कन्नौज के निकट एक स्थान पड़ता है जिसे कहते हैं बिलग्राम। बिलग्राम तो जैसे ही शेर खां कन्नौज या बिलग्राम पहुंचा तो समय है 1540 का। तो 1540 में कन्नौज या बिलग्राम नामक स्थान पर हुमायूं और शेर खां के बीच में एक और युद्ध हुआ जिसे इतिहास में कहा जाता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था 1540 में। और इस युद्ध में भी किसकी जीत हुई थी, शेर खां की जीत हुई थी। यानी शेर खां इस युद्ध में जीत गया। अब जैसे ही 1540 के कन्नौज के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया
अब हुमायूं से उसका जो राज्य था आगरा और दिल्ली, इसे भी शेर खान ने उससे छीन लिया। और कन्नौज के युद्ध में हराने के बाद अब हुमायूं विवश हो गया भारत से भागने पर। अब जैसे ही इस युद्ध में हारता है हुमायूं, तो हुमायूं अब यहाँ से अपने प्राणों को बचाकर कन्नौज से भागता है और भागते हुए अफगानिस्तान की तरफ जाता है। तो अफगानिस्तान की ओर जाते समय एक प्रांत पड़ता है जिसे कहते हैं सिंध प्रांत। तो इस सिंध प्रांत में जाता है और सिंध प्रांत में जाकर शरण लेता है हुमायूं। और इस समय ये जो सिंध प्रांत है, यहाँ पे शासन करते हैं एक हिंदू शासक जिनका नाम है राणा बीरसाल। जैसे ही हुमायूं ने कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद सिंध प्रांत के राणा बीरसाल के यहाँ शरण ली और यहीं पे जाके हुमायूं छुप गया शेर खां से। अब जैसे ही यहाँ पे हुमायूं पहुँचा, तो हुमायूं ने यहाँ पे क्या किया कि हुमायूं को सबसे पहले हिंदाल, जो कि इसका भाई था हुमायूं का, हिंदाल के गुरु थे और हिंदाल के गुरु का नाम था मीर अली। तो ये जो हिंदाल के गुरु थे मीर अली, इनकी एक पुत्री थी और इस पुत्री का नाम था हमीदा बानो। तो यहाँ पे क्या किया कि हुमायूं ने मीर अली की पुत्री हमीदा बानो से 29 अगस्त 1541 को निकाह किया था, यानी विवाह किया था। यानी अगर प्रश्न पूछ लें कि हुमायूं ने किसके साथ विवाह किया था, तो ये किया था हमीदा बानो बेगम के साथ 29 अगस्त 1541 को। और इसी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को, और इस पुत्र का नाम था अकबर महान, यानी एक महान शासक अकबर। इसका जन्म किसके गर्भ से हुआ? या अकबर की माता कौन थी? हमीदा बानो बेगम। और अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ पे हुआ था? सिंध प्रांत में राणा बीरसाल के महल में। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे शरण ले रहा था बाबर, तो 1542 में हुमायूं 1542 में इस बात की खबर मिली शेर खां को कि हुमायूं सिंध प्रांत में छुपा हुआ है। अब शेर खां ने पत्र लिखा राणा बीरसाल के लिए कि आप हुमायूं को वहाँ से हटा दें या फिर हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। तो फिर जैसे इस बात का पता चला हुमायूं को, तो हुमायूं स्वयं यहाँ से चला गया ईरान। हुमायूं चला गया था ईरान। अब जैसे ही वो ईरान पहुंचा, तो ईरान में उसने ईरान के जो शासक थे, ईरान के शासकों की सहायता से, क्योंकि उधर ईरान और अफगानिस्तान की तरफ उसके वंशज थे, क्योंकि बाबर भारत आया था और उससे जो भी उसके वंशज थे, परिवार वाले थे, वो सब इधर ही थे ईरान अफगानिस्तान में। तो अभी इन व्यक्तियों से जाकर हुमायूं ने शरण ली कि आप मेरे वंशज हैं, परिवार वाले हैं। और इन शासकों ने हुमायूं की सहायता की, मदद की। और इन्हीं की मदद से अब ये जो व्यक्ति है हुमायूं, इसने क्या किया, इसने 1542 में सबसे पहले इसने अधिकार कर लिया काबुल पर। 1542 में इसने काबुल और कंधार को जीत लिया ईरान के शासकों की मदद से। इसके बाद क्या किया इसने, 1555 में इसने लाहौर और पेशावर इनको जीत लिया। यानी धीरे धीरे वो भारत की तरफ बढ़ रहा है। 1545 में काबुल और कंधार को जीता हुमायूं ने, 1555 में लाहौर और पेशावर को जीत लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि जब वो सिंध प्रांत तक आ गया, पेशावर तक, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में, यहाँ तक हुमायूं धीरे धीरे बढ़ता आ गया। अब जैसे वो यहाँ तक आया, तो हुमायूं को ये पता चला कि इधर भारत में और मेरा जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य में जो शेर खां है उसकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि शेर खां की मृत्यु हो गई थी 1545 में कालिंजर अभियान में। और इधर अब जो शासन कर रहा है उस व्यक्ति का नाम है सिकंदर सूर। उस व्यक्ति का नाम क्या है? सूरवंश का शासक, इसका नाम है सिकंदर सूर। और ये इतना योग्य शासक नहीं है। तो इसका फायदा उठाकर हुमायूं ने क्या किया, इसने जो शेर खां का साम्राज्य था, यानी इसका जो खोया हुआ साम्राज्य था हुमायूं का, इस पर इसने आक्रमण किया। और इसने सबसे पहले 1555
मच्छीवाड़ा के युद्ध में, सबसे पहले 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने क्या किया कि जो अफगान शासक थे, मच्छीवाड़ा पड़ता है पंजाब में लुधियाना के निकट, तो पंजाब प्रांत पर आक्रमण किया हुमायूं ने। और 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगान सरदार या अफगान शासक, जिसमें एक व्यक्ति का नाम था नसीब खां और एक व्यक्ति का नाम था तार खां, इनको हुमायूं ने पराजित किया था। और इनको पराजित करने के बाद अब वो और आगे की ओर बढ़ा और पंजाब में ही 1555 में इसने सरहिंद के युद्ध में इसने जो शासक था फरीद खां का वंशज या शेर खां का वंशज, इसका नाम था सिकंदर सूर, और इस सिकंदर सूर को पराजित कर दिया। जैसे ही इसने सिकंदर सूर को पराजित किया तो हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध को जीतने के बाद 1555 में इसने अपने खोए हुए साम्राज्य को यानी आगरा और दिल्ली को इसने पुनः प्राप्त कर लिया। यानी अगर हम प्रश्न पूछ लें कि हुमायूं ने किस युद्ध के बाद अपना खोया हुआ साम्राज्य दोबारा से प्राप्त कर लिया था, तब आंसर होगा 1555 के सरहिंद को जीतने के बाद। अब जैसे ही हुमायूं ने अपना जो साम्राज्य वो पुनः प्राप्त किया, इधर हुमायूं की एक बहन है जिसका नाम है गुलबदन बेगम। हुमायूं की जो बहन है उसका नाम क्या है? गुलबदन बेगम। इधर हुमायूं के जीवन के विषय में गुलबदन बेगम एक किताब लिखती हैं जिसका नाम है हुमायूं नामा। यानी जब गुलबदन बेगम ने हुमायूं के संघर्ष को देखा, किस तरीके से उसने दोबारा से कोशिश करके अपने खोया हुआ साम्राज्य दोबारा जीत लिया था, तो इसकी ये महानता देखकर उसकी बहन गुलबदन बेगम ने एक पुस्तक लिखी जो कि हुमायूं के जीवन से जुड़ी हुई है। और इस पुस्तक को क्या नाम दिया? इस पुस्तक को नाम दिया था हुमायूं नामा। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो ये जो व्यक्ति है हुमायूं की अगर हम बात करें तो हुमायूं की मृत्यु के बाद, हुमायूं की जो मृत्यु है ये हुई थी 1556 में। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो 1556 में। 1556 में इधर दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु होती है। सर हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? हुमायूं की जो मृत्यु है, दिल्ली के निकट हुमायूं ने जो नगर बसाया था दीन पनाह, इसी दीन पनाह नगर में एक पुस्तकालय था, एक लाइब्रेरी थी जिससे नाम दिया गया था शेर मंडल। तो ये जो शेर मंडल पुस्तकालय भवन था, इसी पुस्तकालय के अंदर हुमायूं एक दिन कोई बुक पढ़ने गया, कोई किताब पढ़ने गया, और जब वो वापस लौट रहा था और सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी अचानक सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आया और सीढ़ियों से गिरकर उसकी हो जाती है मृत्यु। यानी कौन सा मुगल शासक था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी या सीढ़ियों से लुढ़क कर हुई थी? तो वो व्यक्ति था हुमायूं। अब होता क्या कि एक इतिहासकार थे मध्यकालीन, उन इतिहासकार का नाम था लेनपूल। तो मध्यकालीन इतिहासकार जो लेनपूल है ये लिखता है हुमायूं के विषय में कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसने अपनी जान गंवा दी। ऐसा किस व्यक्ति ने कहा है हुमायूं के विषय में? तो ऐसा कहा है लेनपूल नामक इतिहासकार ने। ये प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है किस इतिहासकार ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसने अपने प्राण गंवा दिए। तो ये कहा था किसने? लेनपूल नामक इतिहासकार ने। तो ये था हुमायूं। तो यहाँ तक हमने बात की मुगल काल में, बाबर के बाद हमने पढ़ा हुमायूं के विषय में। अब इससे आगे मुगल काल में आगे हम बात करेंगे अकबर के विषय में। तो पहले ये बताओ मुझे कि यहाँ तक ये समझ में आया या नहीं आया? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ताकि मुझे पता चले आपको कैसा समझ में आया या आपको समझ में नहीं आया। और उससे पहले मुगल काल में हमने बाबर के बारे में पढ़ा, अब हमने आज हुमायूं के बारे में पढ़ा। अच्छा मुझे ये बताइए, जब भी आप हुमायूं के विषय में पढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो इससे आपको क्या सीख मिलती है? वैसे
मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, पूरी स्टोरी बताई, पर अगर एक लाइन में मैं कहूँ कि मुझे हमें इससे क्या सीख मिलती है, तो हमें जो सीख मिलती है वो ये मिलती है कि पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और जीतता वही है जिसके इरादों में जान होती है। तो इस प्रकार की हमें सीख मिलती है किससे? हुमायूं के जीवन से। तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक रहेगी, और इससे आगे हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो तब तक के लिए आप सभी को राम राम, गुड इवनिंग, गुड नाइट, धन्यवाद।